आ जाइए। अभी हम बात कर रहे हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेड, क्या रिपीट होती है चीज़ें, उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो फटाफट आ जाइए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैम एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दें कि सब सुनाई और दिखाई दे रहा है क्या? आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सेशन प्लीज़। चलो, थैंक यू मैम। सब बच्चे आंसर किया करो प्लीज़। आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी बच्चे जुड़े सब आंसर किया करो कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे, ठीक है? चलो, हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और ये बेसिकली जो मैं क्वेश्चन आपको अभी शुरुआत में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ये 2 जनवरी के जो सेशन हुआ था, है ना? मॉर्निंग सेशन, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए। 2 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ, उसका जो मॉर्निंग सेशन है 9 से 12, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन। वो मैं बात करूँगा पहले, डिटेल में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस-किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? वेरी गुड इवनिंग। जैसे ये आपको मैच करना है ना? यहाँ पे बेसिकली ये ना मैं आपको पहले भी एक बार कह रहा था कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और इफ़ेक्टिव टीचिंग के क्वेश्चन थोड़ा मिक्स करके आते हैं, तो इनको थोड़ा-सा ध्यान से करना है। जैसे यहाँ पे कुछ आपको टाइप्स ऑफ ग्रुप इन कम्युनिकेशन दे रखा है ना? टाइप और इधर यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, यानी कि संचार में समूह के क्या-क्या प्रकार हैं और क्या-क्या विशेषताएँ हैं। जैसे इसमें लर्निंग ग्रुप भी है, तो हम टीचिंग से भी इसको क्वेश्चन को जोड़ के देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू इसमें एक चीज़ और देखना है, प्लीज़ आप ध्यान रखना। जैसे ए के सामने मैंने 3 लिखा है, थोड़ा इस तरह के ऑप्शंस भी बन सकते हैं। जैसे प्राइमरी ग्रुप के सामने मैंने 3 लिखा है, यानी कि ये मैच कर दिया मैंने। ए का 3 है, बी का 4 है, तो ये भी ध्यान रखना कई बार ऐसे क्रॉस करके भी दे सकते हैं। ये तो मैंने मैच करके रख दिया कि ये सही आंसर है। कई बार क्या होता है जैसे हमारे दिमाग में होता है कि ए के सामने एक ही लिखा होगा, कई बार ऐसे भी लिखा आ जाए तो ध्यान रखना है। वैसे ये मैच करके ही लिखा हुआ है, ए का 3 आएगा, बी का 4 आएगा, सी का 2 आएगा और डी का 1 आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ये हमारा फर्स्ट बन गया। क्या बन गया? फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। जैसे अब इसमें इससे आपको जैसे लर्निंग ग्रुप के आगे क्या लिखा है? गोल इज़ टू इम्प्रूव मेंबर स्किल, यानी कि अधिगम समूह लक्ष्य सदस्यों के कौशल में सुधार करना है। ये सी का बेसिकली 2 है। तो अब आपको याद रखना है कि अब बेसिकली क्या चीज़ हो रही है, लर्निंग में क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना? बिल्कुल ये दिमाग में रखना पूरा, है ना? तो जैसे प्राइमरी ग्रुप है, तो क्या है देखिए, प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह क्या होता है? इसके सामने ये जितनी भी बातें लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 4 कांसेप्ट जैसे पब्लिक ग्रुप की बात करते हैं हम, है ना? सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, प्राथमिक या प्राइमरी ग्रुप की बात करते हैं, लर्निंग ग्रुप की बात करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है? अब जैसे ये एक सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है? ए पर्सन हू बिलीव्स दैट ऑल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज इज inevitably based on the development and diffusion of technology is a। जो व्यक्ति यह मानता है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार पे ही आधारित है, वह व्यक्ति कैसा है? क्या करता है वो? मतलब उस व्यक्ति को क्या कहोगे? कैसा व्यक्ति है वो? A person who believe that all social, political, economic and cultural change inevitably based on the development and diffusion of technology। तो वो कैसा है? वो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट है। ये देखो ये क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सिंपल नहीं दिख रहा कि वो बिल्कुल तकनीकी पे विश्वास करने वाला है, तकनीकी नियतवादी है। सीधा-सीधा देख रहा है क्योंकि ये मानता ही है कि जितने भी विकास हो सकते हैं, चाहे वो सोशल हो, डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो या कल्चरल हो, वो बेसिकली टेक्नोलॉजी से ही हो सकते हैं। इसका मतलब वो तकनीकी पे नियतिवाद है वादी है, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट है। ये सीधा-सीधा इससे दिख रहा है ना? और बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे कल्चरल डिटरमिनिस्ट क्या सोचेगा,
टेक्नोलॉजिकल जो सेप्टिक है ना, सेप्टिक मतलब संशय है उसको टेक्नोलॉजी पे, इसमें तो संशय है ही नहीं, है ना। इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट क्या सोचेगा, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट होगा। देखिए, अगर हम कल्चरल डिटर्मिनिस्ट की बात करें, यानी कि सांस्कृतिक नियतिवादी जो होगा वो क्या होगा, दिस व्यू पॉइंट सजेस्ट दैट ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटल डेवलपमेंट आर प्राइमरली शेप्ड बाय कल्चर, यानी कि नॉर्म्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन रेदर देन टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक्स। यानी कि जो सांस्कृतिक नियतिवादी होंगे उनका मानना है कि समाज और व्यवहार को संस्कृति यानी कि रीति रिवाज और विश्वास आकार देती है, ठीक है, ये मानेंगे। टेक्नोलॉजिकल जो सेप्टिक होंगे, सेप्टिक क्वेश्चन दैट द आइडिया दैट टेक्नोलॉजी इज द मेन ड्राइवर ऑफ प्रोग्रेस एंड ऑफन हाईलाइट द रोल ऑफ ह्यूमन एजेंसी एंड पोटेंशियल नेगेटिव आउटकम्स ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ये क्या कह रहा है, तकनीकी जो संशयवादी हैं वो लोग तकनीक के प्रभावों पर संदेह करते हैं और मानते हैं कि इसके नुकसान फायदे से अधिक हो सकते हैं, ये संशय होता है उनको। और इकोनॉमिक जो डिटर्मिनिस्ट होंगे, यानी कि जो आर्थिक नियतिवादी होंगे, दिस थ्योरी ऑफन लिंक टू मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म persists that economic factors such as the mode of production and class relation are the fundamental driver of societal change, viewing technology merely as a product of these economic condition। यानी कि आर्थिक नियतिवादी यह विचारधारा मानती है कि आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन के साधन ही समाज की दिशा तय करते हैं। देखो, एक जनरल क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन था, और यहाँ लर्नर जो भी है, क्योंकि लर्निंग है ना, एक लाइफ टाइम है, प्रोसेस है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन शामिल करना, क्योंकि वो चार डेवलपमेंट किस चीज को मानता है, तो इसलिए इसको टीचिंग में ही शामिल करना है, बहुत बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, इन एवरीडे कन्वर्सेशन व्हेन पीपल मेक रेफरेंस टू पेइंग अटेंशन, प्लानिंग, फॉरगेटिंग, गेसिंग, डे ड्रीमिंग एंड सो ऑन, दे आर इन्वॉकिंग। रोजमर्रा की बातचीत में जब लोग ध्यान देने, योजना बनाने, भूलने, अनुमान लगाने या दिव्य स्वप्न देखने आदि का जिक्र करते हैं, तो वो निम्न में को क्या संदर्भित कर रहे होते हैं, क्या चीज है इसमें। वो प्रोपेगेंडा होता है, यानी कि प्रचार होता है, या कॉग्निटिव कंसेप्ट्स होते हैं, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन होता है, या डिस इन्फॉर्मेशन होता है, गलत सूचना या भ्रामक सूचना, ये क्या होता है। सोचिए ये क्या चीजें हैं। तिवारी जी, वेरी गुड, दिस इज कॉग्निटिव कंसेप्ट्स, याद रखना, ये संज्ञानात्मक, ब्रेन से रिलेटेड अवधारणाएं है ना, ये संज्ञानात्मक अवधारणाएं हैं, कॉग्निटिव। देखिए, कह रहा है इन एवरीडे कन्वर्सेशन व्हेन पीपल मेक रेफरेंस टू पेइंग अटेंशन, प्लानिंग, फॉरगेटिंग, गैसिंग, डे ड्रीमिंग एंड सो ऑन, दे आर इन्वोकिंग। यानी कि रोजमर्रा की बातचीत में जब लोग ध्यान देने, योजना बनाने, भूलने, अनुमान लगाने, दिव्य सपन देखने आदि का जिक्र करते रहते हैं कि ध्यान देना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, ये भूल जाना चाहिए, गैसिंग, इन पे ध्यान देते हैं, तो क्या संदर्भित कर रहे होते हैं, यानी कि वो ब्रेन संबंधी बात कर रहे हैं, है ना, कॉग्निटिव कंसेप्ट्स की बात कर रहे होते हैं, वो संज्ञानात्मक अवधारणाओं की बात कर रहे होते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम बात करते हैं ना प्री एक्टिव, है ना, इंटरमीडिएट, पोस्ट एक्टिव, जब हम फेज की बात करते हैं तब टीचिंग के, वहां से एक क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथनों पर का चयन करें। आपके पास इसके लिए 30 सेकंड्स हैं, आराम से सोच के आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स, क्या ऑप्शन आएगा इसका। चलो बताओ भाई, क्या राइट आंसर आएगा। वेरी गुड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। वेरी नाइस, आप पढ़ के आए हो। इसका राइट ऑप्शन थर्ड है, ए, बी और डी विल बी द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। क्यों है, चलो पढ़ते हैं अब। डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर इज डन इन इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। जब हम तीन बातें करते हैं, आपको पता है, जब फेजेस की बात करते हैं, आपने पढ़ाई है
थ्योरी में बड़ा डिटेल में मैं बात करता हूँ ना, प्री एक्टिव है या फिर इंटरमीडिएट या इंटर सेशन की बात करते हैं, है ना? और फिर एक पोस्ट एक्टिव की बात करते हैं, है ना? जो फाइनल स्टेज इवैल्यूएशन की बात करता है, वो पोस्ट एक्टिव होता है। पहले प्लानिंग वगैरह बना के आता हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पहले से मेरा गोल डिसाइड करा है, प्लानिंग बनाई है, ये प्री एक्टिव होता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, ये सारा। तो और इंटरएक्टिव या इंटरमीडिएट, जब आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको डायग्नोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? आपसे पूरा चर्चा होती है क्लासरूम में, वो एक इंटरएक्टिव है, जिससे मुझे पता चलता है कि क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस है। और पोस्ट एक्टिव होता है जो लास्ट में आपको पढ़ाने के बाद जैसे इवैल्यूएशन वगैरह मूल्यांकन करते हैं, वो पोस्ट एक्टिव में आता है। तो इस तरह का ये फेजेस से क्वेश्चन है। तो पहला कह रहा है, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर इज डन इन इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। शिक्षार्थियों का निदान शिक्षण के अंतःक्रियात्मक चरण में किया जाता है। बिल्कुल, जब आप इंटरैक्शन करोगे तो डायग्नोज कर पाओगे, यानी कि जान पाओगे कि जो आपके लर्नर है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो प्रॉपरली एक डायग्नोसिस होता है। तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड कह रहा है, फीडबैक एंड टेस्टिंग ऑफ लर्नर आर डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया और परीक्षण शिक्षण के उत्तर क्रियात्मक चरण में किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप फीडबैक दोगे तो आपने आपने जाना कि इन्होंने देखो, पहले आपका प्लानिंग बना के आपसे इंटरेक्ट करा, फिर आप देखते हैं कि आपने कितना सीखा लास्ट में सबसे। तो ये फीडबैक देना कि आप में क्या-क्या चीज़ें हैं, पूरा इवैल्यूएट करेंगे, पूरा टेस्टिंग होगी किस तरह से है, तो ये बिल्कुल राइट बात है, पोस्ट एक्टिव में ही होगा। फीडबैक एंड टेस्टिंग ऑफ द लर्नर इज़ आर डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब सी कह रहा है, फिक्सिंग अप गोल्स एंड कंटेंट आर डन इन द पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ। नहीं, अगर लक्ष्य और विषय वस्तु का निर्धारण, ये तो प्री एक्टिव में हो जाएगा ना, कि क्या लक्ष्य है, क्या पढ़ाना है, ये तो सबसे पहले ही प्लानिंग में आएगा ना। ये तो कह रहा है पोस्ट एक्टिव में थोड़ी डिसाइड करोगे, ये तो प्री एक्टिव में होता है। जैसे मैं पहले से ही पूछ के आऊंगा कि मेरा अब क्लास का गोल क्या है, क्या कंटेंट मुझे पढ़ाना है, ये पोस्ट में थोड़ी होता है, तो प्री में होगा, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। डी कह रहा है, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस इज डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। यानी कि उपयुक्त परीक्षण उपकरणों का चयन शिक्षण के उत्तर क्रियात्मक चरण में किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में और बी ऑप्शन में, डी और बी ऑप्शन में देखो सिमिलरिटी है, वो भी टेस्टिंग की बात कर रहा है पोस्ट एक्टिव स्टेज में, और यही बात ये कर रहा है कि क्या डिवाइस यूज करनी है, कैसे हमें टेस्ट करना है, तो वो भी क्या किस में आएगा, पोस्ट एक्टिव में ही आएगा। सिलेक्शन कैसा होना है, टेस्टिंग कैसी होना है, तो ये भी पोस्ट एक्टिव में है, बिल्कुल ठीक है। डिसीजन अबाउट स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, अब हम कोई स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो ये प्री एक्टिव में बनाते हैं कि किस तरह से मुझे पढ़ाना है, ये स्ट्रेटेजी प्री एक्टिव में होता है, ठीक है ना? तो ये पोस्ट में नहीं होता है, तो इसलिए ये भी कट गया। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ए, बी और डी आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, फेजेस के बारे में बहुत शानदार क्वेश्चन है। समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आई, प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव या इंटरमीडिएट, पोस्ट एक्टिव फेज, सबको समझ में आया क्या? यस और नो? चलो, वेरी नाइस। देखो, ये मैंने जो गलत थे उनको लिख भी दिया है, देखो लिखा है ना, फिक्सिंग अप गोल्स एंड कंटेंट, लक्ष्यों और विषय वस्तु का निर्धारण, this is incorrect because setting objective and selecting content are tasks performed in pre-active stage, not in the post-active stage, है ना? क्योंकि यह योजना बनाने से संबंधित चीज होती है। और decision about strategic of teaching, this is incorrect because planning the instructional strategy and method to be used during the pre-active phase, है ना? ये भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षण रणनीतियों के बारे में निर्णय यह पुरुष क्रियावस्था में किया जाता है ताकि कक्षा में जाने से पहले तैयारी पूरी हो। ये ध्यान रखना है। प्लीज़ 1 मिनट होल्ड रखना, 1 सेकंड होल्ड रखना, एक ज़रूरी कॉल है। जस्ट 1 सेकंड प्लीज़। हेलो, हेलो। चलो ठीक है। हाँ, आगे बात करें, ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? देखिए, अब आगे देखिए, ये एक लिस्ट है, एक लिस्ट सेकंड है, इसको आपसे मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ पे लिस्ट 1 में कुछ आपको जैसे कंसेप्ट मैपिंग दिया हुआ है, 5
ई बेस्ड लेसन प्लानिंग दी गई है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड लेसन प्लानिंग दी गई है, यूनिट प्लान दिया गया है। इसको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 से मैच करना है। तो मैच करिए क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ऑल द वेरी बेस्ट। You have 30 seconds to match this question. चलो, इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी द सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। वेरी गुड तिवारी जी, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। कंसेप्ट मैपिंग, मैप बनाना है ना, जैसे माइंड मैप बनाते हैं। तो वो क्यों बनाते हैं? दिस इज ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। ये बिल्कुल ठीक बात है। कंसेप्ट मैपिंग ज्ञान को व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने के लिए ग्राफिकल टूल, ग्राफ बनाते हैं, यूं मानिए ग्राफिकल टूल बना लेते हैं, जिससे बेसिकली कंसेप्ट की, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना माइंड मैप बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट बनाने चाहिए। आप कंसेप्ट को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ऐसे कि ये यहाँ आएगा, ये ऐसे है, ये टॉपिक इससे मैच कर रहा है, इस तरह से चीजें बनाना। तो दिस विल बी द ग्राफिकल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज, है ना। कंसेप्ट मैपिंग ज्ञान को व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने के लिए ग्राफिकल टूल, ये ए का A1 ठीक है। अब उसके बाद है 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग। 5E आधारित पाठ योजना है। ये एक बेसिकली बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है ना। तो आपको अब एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको लिखना है कि व्हाट इज द 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग। आपको ये नोट करना है, ये होमवर्क लिखो सब। योर होमवर्क इज दिस कि 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग क्या है ना। लेकिन ये एक बहुत ही रचनात्मक दृष्टिकोण है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है ना, ये ध्यान रखना। और उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड लेसन प्लानिंग, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया आधारित पाठ योजना। ये एक क्या चीज होती है कि किसी को कुछ स्टिमुलस मिला, उद्दीपन मिला, और उससे चीजों को रिस्पॉन्ड किया। तो ये एक बेसिकली बिहेवियरल अप्रोच होती है, व्यवहार की। आप कोई स्टिमुलस मिलता है तो किस तरह से आप व्यवहार करते हो। जैसे आपको कोई गिफ्ट मिलता है, आपको प्रेज मिलती है ना, आपको या दंड मिलता है, तो किस तरह से आप व्यवहार करते हो। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड लेसन प्लानिंग दैट इज द बिहेवियरिस्ट अप्रोच, यानी कि सी का आ जाएगा 4। और यूनिट प्लान का मतलब होता है इकाई योजना, यानी कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की व्यवस्थित व्यवस्था, यानी कि डी का आ जाएगा 3। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें चारों कंसेप्ट बहुत ही शानदार है। और आपको मैंने एक होमवर्क दिया है 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग। क्या है 5E? ये आपको होमवर्क के तौर पे करना है। कभी कभी मैं होमवर्क दे देता हूँ, कभी 2-4 क्लास में एक होमवर्क देता हूँ, तो आपको करना चाहिए वो, ठीक है। करोगे आप लोग का? बताओ भी, करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? सच तो जी। हाँ जी, करेंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेते हैं कि स्वयं है वो कब लॉन्च हुआ। स्वयं का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो स्वयं कब लॉन्च हुआ, कौन से ईयर में? एक स्कीम है ना, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ, आपको याद है स्वयं के बारे में? मूक है ये, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं, कुछ याद करो। तो ईयर याद है आपको? वेरी गुड। स्वयं हुआ 2017, ईयर याद रखना, 2017 में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन ईयर पूछी गई थी तो याद रखना 2017। ठीक है, क्या है ये, इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए। अगर इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। युवा महत्वाकांक्षी छात्रों के लिए सक्रिय शिक्षण का एक वेब है, एक जाल है स्वयं, ये याद रखना। जैसे कई लोग है ना, इसको भी स्वैग बोलते हैं, SWMG है ना। तो बोलते हैं सर ये क्या है SWMG? आपको पता है SWMG क्या फुल फॉर्म है? ये कोई नेट में नहीं पूछेगा, वैसे ही बता रहा हूँ। अपनी इसका नाम है ना SWMG, जैसे मेरे टी शर्ट पे भी नाम है, अपनी ऐप वेबसाइट का। पता है आप लोगों को क्या है इसका फुल फॉर्म? वैसे ही पूछ रहा हूँ, बता दो।
पता है क्या या नहीं? अच्छा, सक्सेस विद मुकेश गोयल, ये नाम है इसका। सक्सेस विद मुकेश गोयल। ये बेसिकली है ना, हमारे कुछ फ्रेंड्स ने मिलके ये नाम रखा था बहुत सालों पहले, और आप लोगों ने इसको एक अच्छा ब्रांड बना दिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट दिस, है ना, मतलब सब कुछ आपकी वजह से हुआ ये। तो आप हमेशा खुश रहो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वयं यहाँ पे SWAYAM का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है। और ये क्या है? इट इज ए डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एंड एजुकेशनल रिसोर्स टू स्टूडेंट, टीचर्स एंड प्रोफेशनल्स। यानी ये भारत सरकार द्वारा छात्रों, शिक्षकों और पेशेवरों को निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक डिजिटल पहल है। स्वयं वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन द ईयर 2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, पहले आपको पता है क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के क्या कर दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और पूछा भी गया है एक बार कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के अब क्या कर दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, ध्यान रखना। द प्लेटफॉर्म, ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, इसका एम है टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड and make high quality education accessible to all, especially those who are undeserved or lack access to physical educational institutions। यानी कि इस मंच का उद्देश्य है डिजिटल विभाजन को कम करना, है ना, और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो वंचित है या उनके पास भौतिक शिक्षण संस्थानों तक पहुंच नहीं है, उनके लिए ये स्कीम है। तो बहुत बढ़िया है, ईयर भी है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, या कोई कोई एम भी पूछ ले, इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बताना है। और बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, स्वयं प्रभा भी एक स्कीम होती है, बहुत सारी स्कीम्स होती है, वो डिटेल में हम बात करते हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। चीजें सीख रहे हो, रिवाइज करो, नए कंसेप्ट को सीखो, अच्छे से शांति से चित्त को शांत रखो, खुश रहो, किसी भी तरह की टेंशन मत लो। बस आपके पास जितनी चीजें हैं उसको अच्छे से पढ़ो, जो मैंने आपको दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, वो मोर देन सफिशियंट है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मैटर बहुत है आपके पास, पढ़ो आप, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।